पहले प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगतविवाहाय स्मरे पुंडरीकाक्षाय सभ्यमंत्र शुचिः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जय महाकाल भैरव की जय। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टिरूपे विनाशानां शक्तिरूपे सनातने गुणसे गुणमये नारायणी नमोस्तुते। शरणागतिनाथ परित्राणपरायणी सर्वसाति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। चलिए, आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले थे राशियों के ही बारे में। उस दिन कौन कौन आया था? आप लोग थे उस दिन? आप दोनों तो हर दिन आते हो। सर मैं नहीं थी। अच्छा, तो आप नहीं थे। मैं था सर, जो मैंने लीव कर दिया था। हाँ, उस दिन हम लोग कुछ पढ़ रहे थे अलग चीज़ के ऊपर, राशि के ऊपर पढ़ रहे थे हम लोग। तो राशि के अलग अलग सिग्निफिकेंस मैंने लिखवाए थे। राशि कौन सा बॉडी में होता है, कौन सा पार्ट का प्रतिनिधित्व लेता है, कि क्या क्या होता है अलग अलग। तो जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा वो वीडियो। हाँ, ये भी लिखवाया था, शटोदयी, शिरोदयी और अभोदयी। उस दिन राशियों के आधार पे अलग अलग ये भी लिखवा दिए थे, ये भी हो गया था। और राशियों की संज्ञा, ये सब नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज़ लिख लीजिए, राशियों की दिशा तथा एलिमेंट, अलग अलग राशियों की दिशा तथा एलिमेंट लिख लीजिए। 4, 8, 12 ये राशियाँ उत्तर है। 4, 8, 12 ये राशियाँ उत्तर है। वाटर एंड नॉर्थ। चार, 8, 12 वाटर एंड नॉर्थ। उसके बाद है 1, 5, 9 ये राशियाँ हो गई आपकी। अच्छा सॉरी, एक और चीज़, ये ब्राह्मण भी है, ये ब्राह्मण है, ठीक है। ये है आपका पूर्व ईस्ट। फिर तत्व हो गया इनका फायर, और ये है क्षत्रिय। उसके बाद है आपका 3, 7, 11 ये होंगे आपके पश्चिम वेस्ट। फिर इनका तत्व होगा वायु, एयर, और इनका ये होगा शूद्र का। उसके बाद आता है 2, 6 और 10 ये हो गया आपका दिशा हो गई इसकी दक्षिण, साउथ। और इसका एलिमेंट हो गया अर्थ, एंड इसकी जाति हो गई वैश्य की। अब देखिए, यही त्रिकोण भी है, अगर आप लोग को नहीं पता तो 3 अलग अलग त्रिकोण बनते हैं, ठीक है। कुंडली में 3 अलग अलग त्रिकोण बनते हैं। ये त्रिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ये धर्म त्रिकोण, ठीक है। पहला है ये धर्म त्रिकोण, 1, 5, 9। उसके बाद है आपका धर्म हो गया। उसके बाद अर्थ त्रिकोण, यह है आपका 2, 6, 10। उसके बाद है काम त्रिकोण। मैं अलग अलग रंगों से बनाता हूँ, देखिए। ये हो गया धर्म, ये हो गया अर्थ, 2, 6, 10 और कलर है। उसके बाद ये हो गया काम त्रिकोण, 3, 7, 11। और लास्ट में आएगा आपका मोक्ष त्रिकोण। मोक्ष त्रिकोण हो गया 4, 8 और 12, ठीक है। तो ये एक्चुअली घर है, ये दीज आर हाउसेस एंड नॉट राशि, ठीक है। दीज आर हाउसेस। इनको देखने के लिए आप हाउसेस को कंसिडर करेंगे।
हर्ष जी पूछिए सर क्वेश्चन। सेकंड वाला क्या त्रिकोण बताया आपने? सेकंड 2 6 10 वाला। 2 6 10 वाला, ठीक है मैं लिख देता हूँ एक मिनट रुकिए। पहला है 1 5 9 है धर्म, इसके बाद है अर्थ, उसके बाद है काम, उसके बाद है मोक्ष। ये वैसे ये रिप्रेजेंट करता है राम को, ये रिप्रेजेंट करता है भरत को, नहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष, हाँ ठीक है भरत को। ये है आपके लक्ष्मण, और ये है शत्रुघ्न। वैसे सबसे पहले आता है धर्म के बाद मोक्ष, लेकिन हम लोग ऐसे कैसे करें, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार चार पुरुषार्थ के प्रतीक है। ये चारों होने चाहिए, एक मनुष्य में चारों होने चाहिए, खास करके पुरुषों में। ये पुरुषार्थ के प्रतीक है। यही सेम चीज स्त्रियों में अलग हो जाता है। स्त्रियों में ममता करुणा अलग अलग सेक्टर सेक्टर आता है। अब एक चीज़ है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी प्लैनेट खुद के ट्राइन में हमेशा शुभ रिजल्ट देगा। चीज़ समझ में आया आप लोगों को? कोई भी प्लैनेट खुद के ट्राइन में हमेशा शुभ रिजल्ट देगा, चाहे वो किसी भी मतलब जैसे 6 या 8 हाउस में भी है तो भी। नहीं खुद के ट्राइन में मैं बोल रहा हूँ, ठीक से ट्राइन मतलब यही हुआ त्रिकोण, ओके ओके। खुद के त्रिकोण में। अब जैसे अगर हम एक राशि बना लेते हैं, मेरे ही लग्न बना लेते हैं मेष की, नॉर्मल पराशरी बोलता है कि जब भी 6 8 या 12 के लॉर्ड कहीं भी बैठेंगे वो खराब रिजल्ट देंगे। नॉर्मल पराशरी ये बोलता है, लेकिन देर, अरे यार पूरा ही रेस हो गया आए। लेकिन उसमें भी थोड़े बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे अब मैंने जब ट्राइन की बात की थी, तो ये ट्राइन आता है ना, देखिए 6 का ट्राइन है 10 और 2 राइट। तो 6 का ओनर कौन हुआ, 6 का 6 राशि का वर्गों का, वर्गों का ओनर कौन है? और सर बुध। हाँ बुध। बुध। तो अगर बुध यहाँ पर बैठे या यहाँ पर बैठे तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, या यहाँ पर बैठे तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, समझे? ये लॉ किसी भी कुंडली के लिए हमेशा एप्लीकेबल होगा, समझ गए? देखिए अब देखिए हमेशा बताता हूँ, हर एक राशि से उसका ट्राइन हमेशा उसका फ्रेंडली राशि का ही होगा, ठीक है? फ्रेंडली प्लैनेट का ही वहाँ पर राशि पड़ेगा। जैसे मर्क्यूरी यहाँ पर बैठा है तो यहाँ पर सैटर्न बैठा है, यहाँ पर वर्गो ये वीनस बैठा है। अब देखिए जैसे अगर मैं मार्स कंसिडर करता हूँ, तो मार्स जैसे पंचम भाव यहाँ का मालिक है, लेकिन अगर वो यहाँ पर भी बैठे या फिर यहाँ पर भी बैठे तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, क्यों? क्योंकि उसका ट्राइन है। एंड सेम गोज फॉर जुपिटर, खुद के ट्राइन में कोई भी प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देता है। कोई क्वेश्चन यहाँ पर? तो सर हम ये कैसे डिसाइड करेंगे ये कौन से प्लैनेट का साइन है? कौन से प्लैनेट का मतलब साइन है आपका? अर्थ जैसे जैसे आपने मर्क्यूरी बताया, तो एक बार फिर से एक बार प्लीज रिपीट कर सकते हैं आप? मतलब मैं समझा नहीं, आप क्या क्या पूछ रहे हैं मतलब वैसे। अच्छा चलिए, आपको शायद मेरा मेरा कुंडली से कन्फ्यूजन है, मैं आप ही की कुंडली बनाता हूँ, ठीक है? आप ही के बस नहीं सर, वो कोई लग्न, दिक्कत नहीं है, कोई भी बना दीजिए। हाँ मैं नहीं नहीं आप ही के बनाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। लग्न आपका कौन सा है, बस लग्न बताइए हो जाएगा काम। स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना? अब देखिए कोई भी एक त्रिकोण, कोई भी एक त्रिकोण चूज कीजिए, कोई भी एक मतलब कोई भी एक हिस्सा चूज कीजिए, कोई भी एक हाउस। सर फर्स्ट। फर्स्ट, तो फर्स्ट का त्रिकोण क्या हुआ, धर्म त्रिकोण होगा ना ये, समझे? तो अब इन तीनों के स्वामी हो, ठीक है? जैसे ये कर्क हुआ, अब कर्क के स्वामी अगर यहाँ पर बैठे या यहाँ पर बैठे तो अच्छा रिजल्ट देगा। अब ये हुआ मंगल, मंगल के स्वामी अगर यहाँ पर बैठे या यहाँ पर बैठे तो अच्छा रिजल्ट देगा। अपनी ट्राइन में बैठे तो मतलब खुद से 5 या 9 बैठे तो, समझ में आया? ओके। यहाँ जैसे यहाँ पर है, यहाँ का ओनर ये पकड़ते हैं मर्क्यूरी, ठीक है? 8 का ओनर है, तो इसका त्रिकोण क्या बनेगा, मोक्ष त्रिकोण बनेगा। तो अगर इस ट्राइन में बैठे तो अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है? ये है त्रिकोण, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम आता है। मजान जी आपको कोई क्वेश्चन है?
सर मेरे को ये काम त्रिकोण समझा दो, मेरे समझ नहीं आया। काम त्रिकोण, काम त्रिकोण, काम क्या है? इच्छा है, इच्छा उसी का त्रिकोण है। ये मैं हाउसेस क्रिएट कर रहा हूँ, 3 7 11, दीज आर हाउसेस। एक चीज़ देखिए, कोई भी एक त्रिकोण का पहला जो पार्ट होगा ना, वो उसका उत्पत्ति करेगा। थर्ड क्या है? थर्ड इज आवर इच्छा। थर्ड इज आवर इच्छा, मतलब इच्छा नहीं, इच्छा का जहाँ पर जन्म होता है। दिस इज ऑल्सो योर आइडियाज़, ठीक है, आइडियाज़। सेवन्थ क्या है? सेवन्थ उसका हाफ फेज से पहुँचना, यू टेक एक्शन, दैट इज सेवन्थ। और 11th में उसका फुलफिलमेंट होना। सेवन्थ देखिए, अगर कोई इच्छा आई, आइडिया की, बिजनेस की आइडिया आई, अब बिजनेस करोगे कहाँ? सातवें में, लेकिन एग्जीक्यूट इसका फल कहाँ पर मिलेगा आपको? 11वें पे। ये हर एक चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। आप कोई भी चीज़ का कामना करते हो ना, यही 3 हाउस उसमें इन्वॉल्व रहेगा। अगर चंद्रमा इन हाउसेस में बैठे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर थर्ड में बैठे तो, थर्ड में बैठे तो उसकी इच्छा उसकी मदर से चालू होगी। सेवन्थ में बैठे तो उसकी मदर उसकी मतलब कहीं ना कहीं इच्छा में बीच का पार्ट करेगी, बीच का रोल प्ले करेगी। उसका इच्छा भी मदर है, उसका इच्छा फुलफिल भी मदर करती है। और 11th में बैठे तो उसकी इच्छा मदर फुलफिल करती है। ये डिफरेंस बन जाता है, क्योंकि थर्ड मेहनत का घर है, 11 में फुलफिलमेंट है, 7वें में बैलेंस्ड है। ये है काम त्रिकोण। सर इससे क्या क्या पता चलता है जन्म कुंडली में? कामना, कामना जैसे एक 5 राव से धर्म पता चलता है। धर्म, व्यक्ति, व्यवहार, इससे काम पता चलता है। मतलब काम, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका कितना अर्निंग होगा लाइफ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस लाइन्स को नाम दिए हुए हैं, इतना मतलब ये नहीं है। कामना जो है, किसी भी एक व्यक्ति की कामना है 3 7 11 में ही रहती है। एक और चीज़ बताना था, हमेशा लिख लीजिए। सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार के रहेंगे, ये कभी वक्री नहीं होते, ठीक है। सूर्य चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होंगे, लिख लीजिए। राहु और केतु हमेशा वक्री रहेंगे। राहु एंड केतु हमेशा वक्री रहेंगे। सर जैसे सन के साथ में मतलब उसकी डिग्री के आसपास अगर कोई भी प्लैनेट आता है तो वो अस्त हो जाता है। हाँ, कम्बस्ट, लेकिन उसमें और भी नियम है। कम्बशन के थोड़े और नियम क्या? हैं। जैसे सूर्य, क्या होता है ना, सूर्य से कोई आगे निकलना चाहता है तो सूर्य उसको कम्बस्ट कर देता है। सूर्य से कोई ज़्यादा तेज आगे निकलना चाहे तो सूर्य उसको कम्बस्ट कर देता है। आगे निकलने का फिर जैसे डिग्री वाइज। डिग्री वाइज बोल सकते हैं, यस। डिग्री वाइज निकलने का ज़्यादा ट्राई करता है आगे तो सूर्य उसको कम्बस्ट कर देता है। ये नियम है। वैसे कम्बस्टन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया हुआ है इसमें, ग्रह पुराण में। बोला गया है कि कोई भी ग्रह अगर कम्बस्ट होता है तो सूर्य ने उस ग्रह को स्पेशली उस हाउस का प्रतिनिधि करने के लिए चूज़ किया है। मतलब सोचिए, जैसे जुपिटर फर्स्ट हाउस से अस्त हो गया, तो इसका मतलब वह जुपिटर फर्स्ट हाउस के कारक तत्वों को टोटली संभालेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द राशि, ठीक है। ये एक सूत्र है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर किसी का मर्क्यूरी 10th हाउस में अस्त हो गया तो मतलब मर्क्यूरी ही उसके 10th हाउस का पूरा कारक तत्व संभालेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द राशि। मर्क्यूरी सबसे ज़्यादा कम्बस्ट होता है। देखिए बाकी सब ग्रह कभी वक्री, मार्गी, अतिचारी या मंद, ये 4 है अलग अलग, और अस्त 5। मैंने बताया था ना, 5 अलग अलग वे में वो लोग चलते हैं। 5 अलग अलग ये हैं, चलने का क्या बोलते हैं इसको, उनकी गतियाँ हैं। 5 अलग अलग ग्रहों की गतियाँ हैं। ये अलग 7 ग्रह फॉलो करेंगे, सॉरी 5 ग्रह फॉलो करेंगे, 5 ग्रह। क्योंकि यहाँ पर आपका सूर्य चंद्रमा राहु केतु निकल गया, ये चारों पे एप्लीकेबल नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें।
बाकी सब 5 ग्रहों पे एप्लीकेबल होगी। क्या है? वक्री, मार्गी, अतिचारी, मंद और अस्त। सर अतिचारी के बाद क्या बोला आपने? अतिचारी मंद मतलब बहुत धीमा चलना, मंद मतलब बहुत धीमा चलना। सर सूर्य नीच का होता है कभी? बिल्कुल होता है, अभी तो होने वाला है अक्टूबर में। सर मैंने सुना है कि सूर्य दूसरों को नीच कर देता है, पेरेंट्स नहीं, जो उसके अस्त साथ होते हैं। अस्त कर देता है, कंबस्ट कर देता है। सूर्य कंबस्ट नहीं होता, कंबस्ट कर देता है। चंद्रमा को भी कंबस्ट कर देता है सूर्य, कभी कभी किसी किसी की कुंडली में मैंने देखा हुआ है। चंद्रमा कंबस्ट, कंबस्ट अलग चीज़ होता है। सूर्य कभी कंबस्ट नहीं होगा। सूर्य को कौन, कंबस्टन बेसिकली है क्या, उसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे सोचिए ये सन है, ठीक है, ये सन है। अब होता क्या है, जैसे अगर कोई, जैसे मर्क्यूरी है और वो यहाँ पर है एकदम छोटा सा, और ये अर्थ है, तो क्योंकि इतना तेज सूर्य का लाइट होगा, वो एकदम बीच में आ गया तो वो दिखाई भी नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई मतलब ग्राउंड, हाँ उठ गया, हाँ इधर आ, लो ना, सपना देखिए। जैसे क्या है कि अब सोचिए, एक मिनट हाँ हाँ खोल रहा हूँ, रुक जाओ चलो, देखिए इसको, सपना देखिए। बच्चा है या बिल्ली? अरे वो मेरा बच्चा है भाई। जैसे देखिए ये सन है, ठीक है, और जैसे यहाँ पर कोई एक पक्षी उड़े, ठीक है, कोई एक बाज या फिर कुछ उड़े, तो जमीन पे आदमी को वो दिखाई नहीं पड़ेगा, राइट? उसकी जो शैडो है वो गायब हो जाएगी, क्योंकि वो सूर्य के बहुत पास से गुजर रहा है। दैट इज द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ कंबस्शन। बेसिकली सूर्य के सामने वो प्लेनेट आ जाता है तो अर्थ से वो दिखाई नहीं पड़ता, तो वो गायब जैसा हो जाता है, लेकिन उसका प्रभाव गायब हो जाता है, जैसे शैडो गायब हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग कंबस्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? और यस सर। बाकी सब लिख लिए, ग्रहों के 5 चाल। हाँ, मैं काल बता रहा था, राइट, काल बता रहा था, मैंने नोटिस करके रख लिया था लेकिन बताया नहीं था, लिख लीजिए। सूर्य का आयन होता है 6 मास, उत्तरायणे दक्षिणायणे। सूर्य का आयन होता है 6 मास का। ये होता है 6 मास, 6 मंथ। तो सर ये जो आपने ट्रांजिशन पीरियड बताए हैं उससे अलग है? हाँ ये अलग है। ये सूर्य का मतलब बेसिकली प्रभाव के बारे में यह बात करेगा, प्रभावों के बारे में। जैसे सूर्य जब दक्षिणायन में है तो उसका अलग प्रभाव रहेगा, सूर्य जब उत्तरायण में है तो उसका अलग प्रभाव रहेगा। ये सब आपको बहुत काम आएगा, आगे लिख लीजिए। पहले मुहूर्त, पता है मुहूर्त कौन सा प्लैनेट डिसाइड करता है? किसको आइडिया है कोई? और सर चंद्रमा? जी, मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर होगा चंद्र। मुहूर्त ये होगा 48 मिनट्स का। उसके बाद इसके बाद है अहोग्रत। अहोग्रत दिवस, ये होता है मंगल का, और इसकी अवधि होता है 24 घंटे। 24 घंटे। इसके बाद है बुध, ये डिसाइड करता है ऋतु। ये हो गया 2 मंथ्स। उसके बाद है मास, मास ये डिसाइड करता है गुरु।
30 डेज। उसके बाद था पक्ष, ये होता है 15 दिन का। इसको डिसाइड करता है शुक्र। और लास्ट में आते हैं वर्ष, 12 मास। इसको डिसाइड करते हैं शनि। तो बेसिकली आने वाले 6 महीने का उत्तरादित्य कौन करेगा? सूर्य करेंगे। आने वाले 48 मिनटों का तो चंद्र करेंगे। आने वाले 1 घंटे का तो मंगल करेंगे। फिर 24 घंटों का तो मंगल करेंगे। आने वाले 2 महीने का तो बुध करेंगे। आने वाले एक महीने का तो गुरु करेंगे। आने वाले 15 दिन का तो शुक्र करेंगे। आने वाले 1 वर्ष का कौन पिक्चर सेट करेगा? तो शनि करेंगे। इसलिए ट्रांजिशन में इनके जो ये होती हैं, नक्षत्र होती हैं, वो देख के आदमी प्रेडिक्ट करता है कि वर्ल्ड कैसे चलने वाला है आने वाले इतने दिनों के लिए। उसके बाद क्या था? और कुछ बाकी है? सर एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। सर जैसे नीलम पहनना होता है ना, सेटन के लिए पहनते हैं नीलम, हाँ। तो उसको पहनने का डेट और टाइम क्या होता है? शाम के समय पहनेंगे। और शुक्ल पक्ष या तो देख लीजिए, मतलब शुक्ल पक्ष में अगर शनि या कोई नक्षत्र लग रहा है पहले तो उसमें, नहीं तो शुक्ल पक्ष के पहले पहले शनिवार को कोई भी ऐसा धारण वाला काम शुक्ल पक्ष में किया जाता है। ओके। या एक शनि पूर्णिमा भी लगता है, उसके दिन भी किया जा सकता है शुक्ल पक्ष के। शनि पूर्णिमा वो तो साल में एक बार आती है। हाँ, वो साल में एक बार आती है। नहीं तो आप ये भी इसमें भी पहन सकते हैं, मतलब किसी भी शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार को, या फिर अगर शनिदेव का ये लग रहा है, शनि का नक्षत्र लग रहा है, तो उसमें भी आप पहन सकते हैं। अब कुछ कारक ले लेते हैं, ठीक है? कारक किन किन भावों के कौन कौन से स्थिर कारक हो जाते हैं कुंडली में, ठीक है? दिस इज डिफरेंट देन, मतलब आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही बना सकते हैं। थोड़ा बड़ा करके बनाइए ये कुंडली। अब इसमें हम लोग अलग अलग भावों के अलग अलग स्थिर कारकों के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है? तो जो सूर्य पहले भाव का पूरा पूरा कारक है, स्थिर कारक, प्रथम कारक, ठीक है? एंड 9th हाउस का भी कारक है और 10th हाउस का भी कारक है, ठीक है? आप यहाँ पर ना कलर अगर बार बार चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। उसके बाद चंद्रमा, चंद्रमा है आपका चतुर्थ भाव का पूर्ण कारक है। तो यहाँ पर मून 4th हाउस का फुल कारक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मंगल के बारे में। तो मंगल तृतीय भाव का एंड 6th हाउस का फुल कारक लेता है। ऑल्दो ये अष्टम भाव का भी कारक में आता है, तो हम लोग अष्टम भाव में कारक बनाकर उसको स्टार बना देंगे, मतलब कभी कभी उसको काउंट किया जाएगा, कभी कभी। उसके बाद गुरु, गुरु आता है पहले तो द्वितीय जुपिटर, फिर आएगा ये पंचम जुपिटर, एकादश जुपिटर, इन भावों का ये पूर्ण कारक है, मतलब फुल कारक। उसके बाद 9th का एंड 7th का हाफ हाफ कारक है। एंड 10th हाउस का भी ये सहयोगी कारक है, मतलब फुल कारक नहीं है लेकिन सहयोगी कारक है, इसको हम स्टार बना देंगे। उसके बाद हम लोग शुक्र पे चलते हैं। बुध, बुध नहीं हुआ ना, बुध बुध मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी आपका 4th हाउस का कारक है, मर्क्यूरी। उसके बाद 7th हाउस का कारक है, क्योंकि बिजनेस आया था यहाँ पर, उसका कारक है। एकादश भाव का कारक होगा, ठीक है? और एक था दशम भाव का कारक होगा। इतने भाव का ये कारक हो जाएंगे, ठीक है? इसके बाद आते हैं शुक्र पे। शुक्र आपका पहले तो होगा सप्तम भाव का, ये फुल कारक है। वीनस, ये 7th हाउस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कारक है वीनस। लड़की के चार्ट में जुपिटर, इसलिए दोनों लिखवा दिया हूँ मैं।
उसके बाद होगा आपका सेकेंड हाउस का कारक होगा वीनस। उसके बाद 11th हाउस का कारक होगा वीनस। 5th हाउस का कारक होगा वीनस। और बस इतना ही है। उसके बाद हम बात करेंगे शनि का, सैटर्न। सैटर्न के लिए ब्लैक। तो शनि आपके पहले तो अष्टम भाव के कारक है, सबसे द्वादश भाव के कारक है। द्वादश भाव में बहुत कारक है। उसके बाद आपका दशम भाव के कारक है। और बस यही हाउस के कारक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे द्वादश भाव के। तो यहाँ पर राहु केतु, तो राहु केतु यहाँ पर आएगा, तो राहु केतु यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर वैसे वैसे और दो प्लैनेट्स भी आएंगे। यहाँ पर भी वीनस आएगा, यहाँ पर भी वीनस आएगा, दोनों जगहों पर वीनस भी आएगा। और जुपिटर भी यहाँ पर आएगा, द्वादश भाव में जुपिटर भी आएगा। और कोई आएगा जैसे देख लेता हूँ, और द्वितीय भाव में और कोई नहीं आएगा। मंगल यहाँ पर ठीक है। शनि यहाँ पर नहीं आएगा। राहु यहाँ पर आ सकता है, राहु यहाँ पर भी आएगा, और कहीं आएगा बच्चे। ठीक है, ठीक है, हाँ यही है बस, लिख लीजिए। आप इसको लाइक एक एक करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे कहीं कहीं पर बताया गया है कि जुपिटर जो है वो लग्न का भी कारक हो जाता है, जुपिटर। लेकिन उसको ट्रायंगल या स्टार बना लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। ये स्थिर कारक है और सहयोगी कारक है। मतलब जब भी अगर आप कोई बेसिकली क्या होगा, स्थिर कारक सहयोगी कारक यूज़ कहाँ करेंगे? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ पर ये कारकें आएंगे। जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें लिखवाई है ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मतलब अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है मेंटल का, ठीक है, मतलब या तो उसको डिप्रेशन चल रहा है, एंग्जाइटी चल रहा है, एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं उसको, तो कौन से प्लैनेट्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? बताइए कोई। सर मून। एक तो चंद्रमा होगा। जी, और? शनि। नहीं। मित्तल जी आप बताना चाहेंगे कौन से दो प्लैनेट राहु। रिस्पॉन्सिबल? नहीं, राहु नहीं। राहु है, यस राहु है, लेकिन और एक प्लैनेट है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट को आप लोग भूल रहे हैं। हम्म, बुद्धि का कारक। बुध। बुद्ध जी, बुद्धि का कारक। तो ये तीन प्लैनेट्स कहीं ना कहीं से रिस्पॉन्सिबल होंगे, राइट? कहीं ना कहीं इनका ही फेरा है। तो देखिए कुंडली में इनकी स्थिति खराब ही मिलेगी आपको, और उस हिसाब से आप इस जातक को उपाय देंगे कि क्या करने से इस जातक का ठीक होगा। ओके, अंडरस्टूड? यही है एस्ट्रोलॉजी। आप लोग को बाकी सबको पता है ना, मतलब कि एक बार वापस से रिवाइज करवा दूँ कि कौन से ग्रह किसके कारक हैं, मतलब किसके। आई थिंक आप लोग को तो मैंने बता ही दिया है। देखिए कौन से पूर्ण शुभ है और कौन से पूर्ण अशुभ है, ये आपको पता है, लिख लीजिए। कौन से पूर्ण शुभ है, कौन से पूर्ण अशुभ है, कौन से क्रूर है, कौन से सौम्य है, ठीक है? सर आपने ये जो पूर्ण कारक लिखवाए हैं, तो मतलब ये तो सर एक ही हाउस में काफी सारे प्लैनेट्स आ रहे हैं कई कई में, तो हम्म। फिर मतलब इसको ये हेल्पफुल कैसे होगा? अरे मैडम जी, इसको जैसे यूज कैसे करना जी है? बताता हूँ। जैसे सोचिए कोई भी ग्रह अगर किसी भी में जैसे दिए हुए हाउस में बैठ जाए, तो पहले तो वो शुभ हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट थिंग। अगर उसके बाद जैसे ये स्थिर कारक है, मतलब लेट्स सपोज कि अगर एक आदमी बिजनेस कर रहा है, लेट्स सपोज सर रिलेटिव के घर फंसी हूँ बारिश, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा। तो जैसे सोचिए अगर कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, तो सेवन्थ हाउस का जो कारक है तीन, जुपिटर, वीनस और मर्क्यूरी, तो उसमें कौन सा एक्टिवेट होगा? आपको क्या लग रहा है अगर बिजनेस कर रहा है तो? और सर बुध। बुध, एग्जैक्टली। मतलब बेसिकली क्या है, ये आप देख के बता सकते हो कि कौन से हाउस का रिलेशन किससे है।
जैसे 10th हाउस में क्या है, सूर्य है, सूर्य है वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं 10th हाउस से रिलेशन किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। वैसे यहाँ पर भी नहीं ठीक है, दिस इज ओके। तो 10th हाउस का रिलेशन गवर्नमेंट से होगा, दैट इज ट्रू, वी ऑल नो। और वहाँ पर मर्क्यूरी भी है, तो कहीं ना कहीं उसका रिलेशन वर्क फोर्स से भी होगा। सैटर्न बैठा हुआ है तो वर्क से होगा, मर्क्यूरी बैठा है तो बिजनेस से होगा, जुपिटर बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं धार्मिक कर्मों में भी होगा। तो ये सारे उसके कारक तत्व हो गए। 11th को देखिए, वीनस है, मतलब लाभ का स्थान है, पैसा है, धन लक्ष्मी है वहाँ पर। जैसे द्वितीय भाव में है, पंचम भाव में है, तो अगर इन सब भावों को आप करेक्ट नहीं करेंगे तो मतलब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ईजियर वे टू अंडरस्टैंड दिस इज, जिन हाउसेस का जो ग्रह बैठा हुआ है, यहाँ पर कारक तत्व दिए हुए हैं, उन ग्रहों का आप यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू आर ट्राइंग टू सी। समझ में आया, नहीं समझ में आया? हाँ सर, अब भी आया। हाँ, जैसे अगर सोचिए किसी के इनकम में दिक्कत है, तो इनकम में दिक्कत है तो हम किन किन ग्रहों को आप देखेंगे आप? इनकम मतलब एकादश और द्वितीय भाव, ये दो हाउसेस इनकम में डील करते हैं, ये और ये। तो इनकम में दिक्कत है तो जुपिटर वीनस को देखिए पहले, यहाँ पर भी जुपिटर वीनस है, उसके बाद क्या है, सैटर्न मर्क्यूरी है। अब इन ग्रहों को देखिए आप, कुंडली में इन ग्रहों से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करा दीजिए, इस आदमी का जो इनकम है वो ठीक हो जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए, पूर्ण शुभ, पूर्ण शुभ, पूर्ण शुभ, उसके बाद क्रूर, उसके बाद है सौम्य। तो पूर्ण शुभ कौन कौन से हैं? दो ही हैं, गुरु और शुक्र। उसके बाद पूर्ण अशुभ, तो यहाँ पर है शनि, राहु और केतु। केतु भी बहुत बहुत खतरनाक है। उसके बाद क्रूर, क्रूर में आएंगे आपके सूर्य और मंगल, मतलब दे आर नॉट बैड, इट्स देयर हैबिट, मंगल। और यहाँ पर सौम्य में आएंगे आपके चंद्र और बुध। अब ये दो शुभ अशुभ ग्रह हैं, ठीक है, शुभ अशुभ इनको बोला जाता है। शुभ व अशुभ दोनों हैं ये। कैसे? अगर वो दलून बैठा है तो हमेशा शुभ फल देगा, अगर वो किसी के साथ बैठा हुआ है तो जिसके साथ बैठा हुआ है उसके ऐसा रिजल्ट देगा। और चंद्रमा वाला पक्ष वाला जो चीज़ है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। चंद्रमा पूर्ण हो या शुक्ल पक्ष का हो तो अच्छा होगा, क्षीण है या अमावस्या का हो तो बुरा होगा। गिवन हो नहीं, जैसे 4th हाउस में अमावस्या का, मतलब अमावस्या का चंद्रमा है तो इसके मदर को कष्ट होगा। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस, अगर जुपिटर स्ट्रॉन्ग नहीं है। वैसे 4th हाउस का कारक दो और कारक है, लिख लीजिए, अभी याद आया, जुपिटर एंड वीनस, ये भी यहाँ पर आएंगे। और भी मतलब कारक तत्व है इसके, ऐसे नहीं कि यही यही फाइनल पिक्चर है, देर आर वेरी मेनी मोर कारक तत्व ये। अब शनि भी तृतीय भाव में बैठ जाएगा, शनि भी तृतीय भाव में बैठ जाएगा। अब जैसे जैसे मतलब आएंगे, मतलब ये पिक्चर बढ़ते जाता है, बढ़ते आता है। सर राहु शनि का भी हो सकता है? क्या? नहीं, राहु सेकंड में होगा नहीं, क्योंकि सेकंड हाउस में फॉल करता है नॉर्मली क्या, टॉरस कालपुरुष की कुंडली में, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि वहाँ पर वो अच्छा रिजल्ट देगा सेकंड भाव, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब क्या है, अभी आज मैं पढ़ रहा था, एक जन का, एक रिसर्चर है एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, उन्हीं का मैं ये पढ़ रहा था नोट्स, तो उन्होंने लिखा है कि व्हेन प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर ट्राई टू प्रेडिक्ट एज इफ वर्गो इज ओन्ड बाई राहु। अगर फ्यूचर का प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो एक्वेरियस की जगह वर्गो का प्रेडिक्शन दे के देखिए, वो ज़्यादा सटीक बैठ रहा है। और मैंने 2-3 जगह पढ़ा है एंड इट बिकेम ट्रू। इसके जगह पर यहाँ वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। बाकी आप लोगों को वो पता है ना, संबंध, ग्रहों के संबंध, मतलब जैसे सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, मंगल सेनापति है, बुध युवराज या राजकुमार है, गुरु जो है मंत्री है, शुक्र जो है वो मंत्री है। गुरु आपका जो धार्मिक मंत्री है, शुक्र जो है वित्त मंत्री है, उसके बाद सॉरी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री है, उसके बाद शनि जो है वो सेवक है, ऐसे करके है। और राहु केतु जो है वो
गेट के बाहर रहते हैं। गेट के बाहर निकाल दिया उनको। कहीं कहीं पे राहु जो है वो जल्लाद है, जो दंड देता है। उसके बाद है देवदल और दैत्य दल। देवदल में आपके आते हैं सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल, बुध। और दैत्य दल में आपके आते हैं शनि, शुक्र, राहु, केतु, बुध। बुध दोनों तरफ आता है। बुध की प्रवृत्ति चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन व्हाट, किसके साथ वो है। अब ग्रहों की अवस्था है, ठीक है। अब ग्रहों की अवस्था के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। चलिए ग्रहों की अवस्था के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डिफरेंट प्लेसमेंट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ प्लैनेट, ऋषियों ने अलग अलग ग्रहों को अलग अलग अवस्थाओं में बांट दिया, अलग अलग चीज़ों को। पहले है कहाँ गया, पहले है प्रदोतवास्था। मतलब ये प्रोनाउंस करने में इतना हार्ड है, क्या फालतू। बेसिकली इसमें क्या है कि जब कोई ग्रह मूल त्रिकोण, अपने मूल त्रिकोण में बैठे, मूल त्रिकोण राशि में बैठे, तो इस अवस्था में कंसीडर होगा। बेसिकली उसका तेज बढ़ जाता है, उस प्लैनेट का तेज बढ़ जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। तेज हुआ तो प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद है मुदित अवस्था। फ्रेंडली राशि में बैठना। जब कोई ग्रह स्वराशि या मित्र की राशि में हो, बेसिकली हैप्पी। फर्स्ट जो अवस्था है, इससे ये वाला अगर हम 3 स्टार देंगे तो इस वाले को हम 2 स्टार देंगे। पहले पहले वाला इतना प्रभावशाली नहीं होगा, लेकिन इट विल बी ओके, द रिजल्ट विल बी ओके। उसके बाद शांत अवस्था। इसमें बोला गया है कि ग्रह अपने मूल त्रिकोण में ना हो, लेकिन शुभ, मतलब शुभ कैसे बताऊँ ये, जैसे कोई ऐसा प्लैनेट किसी और प्लैनेट के क्षेत्र में हो और वो शुभ हो। जैसे जो क्षेत्र हो वो शुभ हो, इसको जैसे लग्न हम कंसिडर करेंगे, नहीं द्वितीय भाव कंसिडर करते हैं, सेकंड हाउस कंसिडर करते हैं। सेकंड हाउस और 11th हाउस में मोस्ट लाइकली सारे प्लैनेट्स ठीक रिजल्ट देते हैं। तो सेकंड हाउस की क्षेत्र किसका है, जुपिटर और वीनस का। 11th हाउस किसका किसका पक्का क्षेत्र है, तो जुपिटर और वीनस का, राइट। तो ये हाउसेस है कुछ।
उसके बाद है सक्तावस्था। ये हुआ जब वो एग्जॉल्टेड होगा। अच्छा एक्चुअली ना, ये लिखने की जगह मैं आपको वो बेसिकली उसका मतलब समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सक्ता अवस्था में बेसिकली क्या होगा कि कोई भी ग्रह जो है उच्च राशि में है तो उसका प्रभाव जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। और इस अवस्था में स्वाभाविक शक्ति जो है उस ग्रह की बढ़ जाती है, क्योंकि उसका वो परफेक्ट जोन में वो बैठा हुआ है, परफेक्ट राशि, परफेक्ट नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो उसका जो पावर है वो और बहुत ज़्यादा रहेगा। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर। उसके बाद आता है पीड़ित अवस्था। ठीक है, पीड़ित अवस्था ये इंपॉर्टेंट है। ये सब आप याद नहीं भी करेंगे ना तो चलेगा, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है पीड़ित अवस्था से। पीड़ित अवस्था होता क्या है, मतलब बेसिकली अगर कोई ग्रह नीच हो D1 में, मैं कंडीशंस लिख रहा हूँ, कंडीशंस लिखिए आपकी। उसके बाद रेट्रो हो, रेट्रो स्टार D1 में, या फिर कम्बस्ट हो D1 में। उसके बाद नीच का हो D9 में, या फिर ऐसे किसी स्वामी के घर में बैठा हो जो कि D1 में, मतलब बेसिकली कम्बस्ट D9, स्वामी इन D1, ऐसा कोई, ऐसे किसी राशि में बैठा है जिसका स्वामी D1 में अस्त है, तब भी वो पीड़ित अवस्था में काउंट होगा। ठीक है, और कुछ बाकी है? हाँ, एक और चीज़ है, जैसे नीच हो, नीच हो D9 में, मतलब D9 के ऐसे राशि में बैठा है जिसका स्वामी लग्न में नीच है। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में, ये 6 कंडीशंस है जिसमें ग्रह एक पीड़ित अवस्था में होता है। पीड़ित अवस्था में क्या होगा, वो खराब फल देगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड एवरीथिंग। वो खराब फल देगा, डिलेड फल देगा, फल नहीं देगा, नीच का फल देगा, या फिर उल्टा फल देगा, बर्बादी मचाएगा, डिपेंडिंग ऑन, मतलब हर एक दशा और उसको देख के प्रेडिक्शन दिया जाता है। बेसिकली यही यही इंपॉर्टेंट है कि यही आपको याद रखनी चाहिए बस। उसका है, उसके बाद है एक दीन अवस्था। दीन अवस्था बेसिकली है कि कोई एक ग्रह शत्रु राशि में बैठा है तो वहाँ पर वो लाचार हो जाता है, तो लाचार को एक और वर्ड वर्ड है उसका दीन, तो उसको हम लोग दीन अवस्था बोलते हैं, दीना अवस्था। एक है और है वकीलावस्था। वकीलावस्था हो जाता है जब कोई ग्रह अस्त हो जाता है बहुत कम मंचों में, तो सूर्य के बहुत निकट होने के कारण वो अपना जो कार्य क्षेत्र है वो खो देता है, तो उसको हम लोग वकीलावस्था बोलते हैं। बस इतना ही है। और उसके बाद 6 तरह के बल होते हैं, आप यूज़ तो करिएगा नहीं लेकिन फिर भी। ग्रह बल 6 तरह का होता है, आई थिंक मैंने आपको लिखवाया है मोस्ट लाइकली सब। पहले होता है स्थान बल, उसके बाद होता है दिग्बल, उसके बाद होता है काल बल, उसके बाद होता है दृग्बल, उसके बाद होता है नैसर्गिक बल, उसके बाद होता है चेष्टा बल। अब स्थान आपको पता है, दिग आपको पता है, काल आपको पता है, दृग होता है डायरेक्शन, नैसर्गिक बल आपको पता है, और चेष्टा बल आपको पता है। सारे के सारे प्लैनेट्स का चेष्टा बल कब आता है, जब वो चंद्र के साथ हो। दिग्बल होता है डायरेक्शन, सॉरी, दिग्बल होता है डायरेक्शन,
और दृग बल होता है दृष्टि, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े, एस्पेक्ट, एस्पेक्ट से पावर मिला इस दृग्बल, दिग्बल और दृग्बल। बाकी सब कुछ वैसे ही है। बाकी और 3 अवस्थाएं होती हैं प्लैनेट की, ये तो आपको बताया हुआ है। एक होता है बाल अवस्था, फिर होता है यौन अवस्था या फिर युवा अवस्था, और फिर वृद्ध अवस्था और मृत्यु अवस्था। 4 अवस्थाएं हैं। बाल अवस्था, उसके बाद है आपका युवा, क्या है ये पेंसिल, उसके बाद है आपका वृद्ध, ये इसको श्रोढ़ा अवस्था भी बोलते हैं, वही लिखिए, श्रोढ़ा या वृद्ध अवस्था, ओल्ड भी लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका मृत अवस्था। मृत अवस्था बेसिकली ये मैं ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। 8 to 10 डिग्री, 10 to 20 डिग्री, 20 to 28। मृत होगा आपका 2, 0 to 2 एंड 28 to 30। ये डिग्रीज हैं ऊपर वाली, लिख लीजिए। अब कोई कोई ग्रह 2 डिग्री पे एग्जॉल्ट होता है, कोई कोई ग्रह 30 डिग्री पे एग्जॉल्ट होता है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी। उस पर्टिकुलर प्लैनेट के लिए आप अलग कंसिडर करेंगे। अब जैसे क्या है कि कुछ जो प्लैनेट्स है वो बाल अवस्था में अच्छा रिजल्ट देते हैं, दैट इज मर्क्यूरी, राइट। कुछ है युवा अवस्था में अच्छा रिजल्ट देते हैं, कुछ वृद्ध अवस्था में या षड अवस्था में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। मृत अवस्था हम लोग कंसिडर, अब ये क्या है कि बेसिकली जैमिनी में अगर हम लोग जाएंगे तो जैमिनी में बोला जाता है कि कोई भी ग्रह जो सबसे उच्च डिग्री का है वो आपका क्या है, वो है आपका आत्मा कारक, और सबसे नीच डिग्री का है वो क्या है, दार कारक। तो दार कारक हमेशा 2 डिग्री से नीचे का ही होता है, और मोस्ट लाइकली मोस्ट ऑफ द केसेस में। और जो आत्मा कारक होता है वो 28 डिग्री से ऊपर होता है, मेरा शायद 29 डिग्री का है सूर्य, या नहीं 28.5 डिग्री का है सूर्य। तो अब इसमें कन्फ्यूजन आ जाता है लोगों को कि इसका हम रिजल्ट कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। डिपेंड्स कि आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं। अभी तक कोई क्वेश्चन आप लोगों को? अब इसके बाद मतलब और क्या है इधर, कुछ और छूट रहा है ही नहीं। नहीं, आप लोग का इधर तो पूरा हो गया है। कोई क्वेश्चन से तो पूछ लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास पे दशा चालू करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास से हम लोग और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, दशा, और वो खत्म हो जाएगा देन विल गो इनटू डीपर एस्ट्रोलॉजी। सर हाउसेस। अरे हाँ, हाउसेस तो हाउसेस हाउसेस अलग अलग, मतलब सब, मतलब आप लोग को वही डीप में पूरा हाउसेस पढ़ना है, लाइक हर एक हाउस के मतलब जितने कारक तत्व हो सकते हैं। वैसे मैंने एक बार क्लास किया था सेकंड हाउस का, वैसे यस। ठीक है, तो पहले वो कर लेते हैं, फिर दशा हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन हम लोग फर्स्ट हाउस के कारक तत्व पढ़ेंगे, फिर फर्स्ट हाउस के स्वामी अलग अलग जगह पर बैठे तो क्या फल देंगे, फर्स्ट हाउस का स्वामी अगर किसके नक्षत्र में है तो उससे क्या फ़र्क, बहुत सारी चीज़ें फिर वहाँ पर आ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको फिर हर एक चीज़ कंसिडर करनी है। तो अभी बेसिक एस्ट्रोलॉजी जो अभी पढ़ रहे हैं वो बहुत बेसिक है। जैसे फर्स्ट हाउस का पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट हाउस का पहले तो लग्न पे डिपेंडेंस बहुत सारा हो जाएगा कि लग्न कौन सा है, तो उसके हिसाब से आप वो तत्व लेके आते हैं। जैसे अगर किसी का मंगल का लग्न होता है तो उसके प्रॉब्लम्स भी मंगल से रिलेटेड होंगे, शारीरिक। जुपिटर का होगा तो जुपिटर के ही तत्व आएंगे उसमें। तो ऐसे ऐसे करके अलग अलग चीज़ें बढ़ जाती हैं। उसके बाद दिस जस्ट अ लॉट, जस्ट अ लॉट कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है। जी वेदांत जी बोलिए। सर पाया क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में? अब पाया 3 अलग अलग तरह के इंक के बारे में बात किया जाता है। पाया 3 या 4 अलग अलग इंक होते हैं बेसिकली। अब इसमें अलग कहानियाँ हैं, किसी में बोला गया है कि ब्रह्मा जी आपका जो भाग्य होता है उसके हिसाब से लिखते हैं, तो वैसा आपको किस्मत मिलता है। अब चांदी का पाया अच्छा होता है, सोने का पाया ठीक ठाक माना जाता है, लोहे का पाया ख़राब होता है, कॉपर का पाया ठीक ठाक माना जाता है। चांदी का पाया आई थिंक सबसे बेस्ट
माना जाता है, जहाँ तक मुझे याद था। मतलब पाया कहीं पे आप यूज़ करते हो नहीं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका योनि, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका जाति, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जैसे, या फिर ये सर ये योनि वगैरह क्या होता है इसमें, जानवरों के नाम होते हैं? हाँ, योनि बेसिकली होता है आप नेक्स्ट जन्म में आपका क्या जन्म होगा, ये आपकी कुंडली बता देती है, आपका वही योनि है, और उस हिसाब से इस जन्म में भी आपका बर्ताव होगा उस जानवर के हिसाब से। किसी के, मेरे भाई का है बैल, वृषभ, मेरा है सर्प, और मेरी बहन का है हाथी, तो हमारा कहीं ना कहीं वो तत्व आ जाता है हमारे भीतर। उसके बाद उससे भी ज़्यादा होता है वो गुण, नहीं क्या नाम था उसका, कुल, राक्षस कुल, देव कुल, नहीं क्या उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल जा रहा हूँ, गुण ही बोलते गण हैं। सर, गण। गण, हाँ गण, राक्षस गण, देवगण, या फिर मनुष्य गण, कुल बोल रहा हूँ उसको, गण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे। डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द मून वो डिसाइड होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज़्यादा आप यूज़ करेंगे प्रडिक्शंस में, खास करके ये सब जब आप जाएंगे ना, तो ये सब बेसिकली जो आर्ट है, ये आप यूज़ करेंगे जब आप कुंडली मैचिंग कर रहे हैं, नॉर्मल प्रडिक्शंस के लिए वो आप यूज़ नहीं करेंगे, बहुत रेयरली कोई इसको यूज़ करता है। हाँ, एक चीज़ आप यूज़ करेंगे वो है कर्ण, वो आप यूज़ करेंगे, तिथि का आधा कर्ण होता है, तिथि यूज़ करेंगे ही, कर्ण भी यूज़ करेंगे। कर्ण से आप प्रोफेशन डिनोट कर सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा, वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो वो सब भी सिखाऊंगा आप लोगों को, हर एक चीज़ जो जो मुझे आता है वो सबको सिखाऊंगा। उधर और कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए, ये इसी क्लास में मतलब ये नहीं करा सकता। वैसे तो हर्षिता जी का टेस्ट भी है, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के पास, कहीं से भी पूछ लीजिए, कहीं से भी। किसी ने तो माइक खोला था। सर जी एडिशनल चार्ट्स के बारे में पूछ सकते हैं? बिल्कुल अभी, हाँ बिल्कुल पूछ लीजिए, बेसिक से बताऊंगा। हाँ सर, बेसिक थी बताना। ये पूछिए। D10 के बारे में बता दो सर थोड़ा। D10 आपका दशवांशा है, वहाँ से आप प्रोफेशन देखेंगे, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉट्स हैं वो आपके। अब D10 देखिए, अब डी ये कहाँ काम आएगा, आप लोग पूछ रहे थे ना, अब D10 में कौन कौन से प्लैनेट्स को देखते हैं, ये आपको बता देगा, ये ग्रह बता देगा, ये यहाँ पर जो ग्रह है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है वहाँ पर भी। D10 में अगर जुपिटर नीच का हो जाएगा तो भाग्य का साथ उतना नहीं मिलेगा वर्क वर्क क्षेत्र में। अगर मर्क्यूरी हो जाएगा तो एनालिटिकल स्किल्स इस आदमी के भीतर कम है, उच्च का होगा तो एनालिटिकल स्किल्स ज़्यादा है। समझ रहे हैं डिफरेंस। सैटर्न का पोजीशन देखिए, सैटर्न अगर उच्च का है तो ये आदमी ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा, फ्रेंडली राशि में है तो आप फ्रेंडली वर्ग में है तो वो मतलब कम मेहनत करेगा लेकिन ठीक ठाक मेहनत करेगा, नीच है तो मेहनत से भागेगा। सूर्य वहाँ पर नीच का है तो कॉन्फिडेंस की कमी है इसके भीतर। दशा दशमांश ये आपको क्लियरली बताता है, वहाँ पर जितनी भी आपकी स्किल्स है ना वो बता देगा, और आपके लिए सबसे बेस्ट वर्क क्या है वो दशमशा डिसाइड कर देता है, उसका दशम भाव का जो लॉर्ड होगा वो डिसाइड कर देगा। सर अगर हार्डवर्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी मिलेगा ना, या फिर सिर्फ हार्डवर्क ही वो करता रहेगा? वो आपका अष्टक वर्ग डिसाइड करेगा। वो आपका अष्टक वर्ग डिसाइड करेगा, एक चीज़ से आप प्रेडिक्शन नहीं दे सकते, पराशरी करनी है तो पूरा पिक्चर देखना पड़ेगा। अब अष्टक वर्ग बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं उसी के ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूँ अपना। बेसिकली क्या अभी कर रहा हूँ कि बिना कुंडली देखिए अष्टक वर्ग का देखो ही सिर्फ आप पूरा प्रेडिक्शन दे सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू। आप आराम से दे सकते हैं। जैसे अष्टक वर्गा में क्या होता है, बिंदुएं होती हैं 327 टोटल बिंदु होती हैं, मतलब अब बिंदुओं को आप कंसिडर कर सकते हैं ब्रिक्स जैसा, तो इसलिए ट्रायंगल ट्रायंगल ब्रिक्स है, ट्रायंगल ट्रायंगल ब्रिक्स है। आप सब ग्रहों के पास अपना अपना ब्रिक है, और वो ब्रिक्स ना वो उसमें लगाएंगे, मतलब हर एक ग्रह हर एक स्थान को अलग अलग ब्रिक्स देगा, ठीक है। तो कौन सा ग्रह किस स्थान को कितना ब्रिक देगा और वो टोटल कितना आता है, वो आपका अष्टक वर्ग का बन जाता है। तो बेसिकली आप इसको देख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, मतलब इसको कुंडली को आप ऐसे देखते हैं, ठीक है, दिस इज 2D वर्जन, दिस इज 2D वर्जन। 3D में क्या होगा अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि जैसे मैं बना रहा हूँ कि जैसे ये 6th हाउस है, इसका पावर कम है, फिर यहाँ से आपका 7th हाउस का पावर ज़्यादा है, 8th हाउस का सबसे ज़्यादा है, और फिर ऐसे ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसे करके होगा। तो दिस इज ऐसे कुंडली मैं एक साइड दिखा रहा हूँ, बस ये साइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ये 6th हाउस है, ये 7th हाउस है, ये 8th हाउस है, तो ऐसे करके लाइक साइड वेज से हम लोग को ऐसे करके दिखाई पड़ेगा कि ब्रिक्स ब्रिक्स जैसा है, ठीक है, पॉइंट से ब्रिक्स जैसे।
और वो डिसाइड करते हैं कि लाइफ जो है आपका वो कैसा ट्रांजिट्स आपका कैसा जाएगा। इसलिए ट्रांजिट्स में अष्टक वर्ग का इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अष्टक वर्ग में बेसिकली क्या होता है कि अगर 10th हाउस से 11th हाउस का पावर ज़्यादा है तो आदमी कम दाम में ज़्यादा पैसे कमा लेगा। ठीक है। अब क्या है, 11th हाउस से पावर 12th हाउस का ज़्यादा है, तो वेदांत भाई बता सकते हैं क्या होगा? नॉर्मल सर रिपीट करना। अगर सोचो कि मैंने बताया कि अगर दसम भाव क्या है? दसम भाव किस भाव को किस चीज़ को प्रोफेशन करियर। प्रोफेशन, हाँ प्रोफेशन करियर मतलब काम को। ठीक है। 11th हाउस क्या है? इच्छाएं पूर्ति। नहीं, इनकम है 11th हाउस, इनकम है। तो अगर 10th हाउस से 11th हाउस का पावर ज़्यादा है तो ये आदमी कम काम करके भी ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो सोचो अब 11th हाउस से 12th हाउस का पावर ज़्यादा है तो क्या होगा इस आदमी के ऊपर? पैसे तो होंगे लेकिन शायद उसकी तरफ ध्यान ना हो, ज्यादा मोक्ष की तरफ हो। नहीं, जितना कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा खर्चा होंगे। मंडे एस्ट्रोलॉजी। 11th हाउस से आपका इनकम, 12th हाउस से आपका व्यय, खर्चे। तो अगर 11th हाउस से ज़्यादा, अगर 12th हाउस के पावर ज़्यादा है तो बेसिकली क्या होगा, जितना कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा खर्चे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सिचुएशन। अब वही अगर 11th हाउस से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पावर 11th हाउस से पावर 12th हाउस का ज़्यादा ना हो गया 6th हाउस का हो जाए तो ये आदमी हमेशा लोन्स में रहेगा। 6th हाउस इज ऑल्सो रो पूर्ण। ऐसे करके मतलब अष्टक वर्ग का काम करता है। सर अगर किसी ग्रह की न्यू दशा आ रही है तो वो कैसे देखेंगे? वो जहाँ बैठा है वो देखेंगे सबसे पहले, या वो जहाँ का लॉर्ड है वो देखेंगे? तीनों, मतलब जहाँ मतलब सॉरी दोनों, जहाँ पर बैठा हुआ है और जहाँ का लॉर्ड है, दोनों रहेंगे। ज्यादा किसका देगा सर इफेक्ट? दोनों, दोनों जगह का देगा, बराबर देगा। जिन हाउसेस का मालिक है वो तो ट्रिगर होंगे, जहाँ पर बैठा है उसको भी ट्रिगर करते हैं, ये तो होगा ही होगा। एक और चीज़ बताता हूँ, अगर शुभ ग्रह है ना तो शुभ ग्रह अपने खुद की अंतरदशा में अच्छा फल नहीं देते। अंतरदशाएं कैसे प्रोग्रेस करती हैं? जैसे सोचिए, आपको ये क्रम तो याद है ना, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, राहु, जुपिटर, सैटर्न, मरकरी। तो जैसे मरकरी का पहला जो अंतरदशा होगा वो मरकरी का ही होगा। उसके बाद मरकरी के बाद कौन है? केतु, उसे अंतरदशा, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, ऐसे करके ट्रांजिट करता है दशाएं। ठीक है। तो जैसे अगर जुपिटर का हम लोग बात करें तो जुपिटर का बात करते हैं तो जुपिटर की दशा में उतना अच्छा नहीं आता। लेकिन जुपिटर के बाद कौन सी दशा आएगी? सैटर्न की आएगी, फिर मर्क्यूरी की आएगी, फिर आएगी केतु के, फिर वीनस, फिर सन, फिर मून, फिर मार्स, ऐसे करके ट्रांजिट करेगा। फिर वापस आएगा कहाँ तक? राहु तक। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? सैटर्न की दशा। ऐसे करके होता है बेसिकली। अब जैसे मेरे लिए क्या है, मेरे लिए जुपिटर ओनर है 9th हाउस, 12th हाउस और 2nd हाउस का। ये तीनों ही हाउस मेरे को फल देंगे, तीनों ही हाउस मेरे को फल देंगे, दैट इज गिवन। सर एस्पेक्ट भी ट्रिगर होंगे? एस्पेक्ट्स नहीं, एस्पेक्ट्स लाइफ टाइम टिकट रहते हैं। हम उसको, मैं तो उसको कंसिडर नहीं करता वाइल गिविंग प्रेडिक्शंस फॉर दशा। दशा उससे काम नहीं करता। अब देखिए, अब इसमें जैसे ये हुआ नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी। अब आप इसको एडवांस पे लेके जाएंगे तो कंजंक्शन देखिए, जैसे जुपिटर प्लस सैटर्न है, जुपिटर प्लस क्या है, जुपिटर प्लस वीनस है। तो क्योंकि कंजंक्शन में है तो वो उसका भी रिजल्ट कहीं ना कहीं उस प्लैनेट के भीतर आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, अब जुपिटर का कंडीशन आप D10 में और D9 में देखिए तो D9 इज मतलब भाग्य, लेकिन सूक्ष्म भाग्य। तो अब अगर जुपिटर D9 में नीच का है तो इस दशा में कष्ट होगा, नवम भाव को होगा कष्ट, द्वादश भाव को कष्ट होगा, सेकेंड हाउस को कष्ट होगा। लेकिन अगर नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में है तो ठीक है। अगर अब D10 में देखिए तो इस वर्किंग कंडीशन में जुपिटर का दशा कैसा मेरे को फल देगा तो वो D10 बताएगा। तो D10 में कंडीशन ऑफ जुपिटर प्लस D1 में कंडीशन, ऐसे करके बताना पड़ता है। सर मतलब अलग अलग चार्ट्स में अलग अलग चीजें बताता है। हाँ, इसलिए तो वर्ग चार्ट है ना, इसलिए तो वर्ग चार्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ 16 ही चार्ट्स हैं, बाकी तो बहुत है चार्ट, लेकिन 16 ही षोडश जो षोडश वर्गाय चार्ट है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी ठीक है।
16 चार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद फिर चलता है। अब उसके बाद क्या है कि आजकल लोग क्या है ना, उनको पिछले जन्म का जानना है, मतलब बता दो कि वो पिछले जन्म में क्या थे, सोनार थे, कुम्हार थे, लोहार थे, बढ़ई थे, ब्राह्मण थे, क्या थे बता दो। तो ये तो हम कर नहीं सकते। और जो कार्मिक बंधन हम लोग बता सकते हैं, क्या आपने किया है पिछले जन्म में, कर्म क्या क्या है, तो ये बता सकते हैं। और अगले जन्म में क्या बनोगे वो भी बता सकते हैं योनि देखकर। सर आप सांप बनोगे? हाँ। मैं भी सांप ही बनूंगा सर। चलो कोई बात नहीं, मिल मिल के पार्टी करेंगे, मिल के शिकार करेंगे। शिकार करेंगे। अब कम से कम सर्प बन रहे हैं, भोलेनाथ के प्रिय हैं इसलिए सर्प बन रहे हैं ऐसे कभी भी सांप को नहीं मारना चाहिए, बहुत दिक्कत कर देता है, बहुत दिक्कत। सांप को मारने से कुंडली में 4 ग्रह ऐसे ही खराब हो जाते हैं, एकदम दिक्कत हो जाएगा आपको। और वो भी सांप को जला के मार दिया तब तो भाई गए। 7 चीज़ें सर एक हैं, 7-8 राहु चीज़ें केतु। हैं, 7-8 चीज़ें हैं जिनको नहीं मारना चाहिए। पहले तो सबसे ऊपर ब्राह्मण, इनको मार दिए तो भाई ये तो पुनर्जन्म लेके आएंगे, अब बनेंगे ब्रह्म राक्षस और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का लगा देंगे। दैट इज़ अ गिवन। इट डज नॉट मैटर कि वो ब्राह्मण ब्राह्मण का आचरण रखता है कि नहीं रखता है, वो ब्राह्मण खून है जब तक उसके भीतर, तब तक वो ब्राह्मण कंसिडर होगा, वो ब्रह्म राक्षस बन के आएगा। अगर उसको एक एक लाइन भी अगर धर्म वेद वेद का याद है ना, एक लाइन, तो वो ब्राह्मण कंसिडर होता है। एंड दैट इज द वेरी बिग थिंग। ब्राह्मण हत्या तो काल भैरव जी को कितना दिन लग गया उसको ठीक करने में, राइट। वो ब्रह्मा का उसका खोपड़ी उनके हाथ में चिपक गया था, तो वो लेके भटकते रहे कई करोड़ों साल तक, फिर काशी में आके उनको मोक्ष मिला, तो वहीं पे उनका धाम बन गया। तो जब राम जी को कितना बड़ा तपस्या करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने रावण को मारा था। रावण बहुत नीच ब्राह्मण था, लेकिन उसको वेद का ज्ञान बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और नॉर्मली क्या है, एक अगर लाइन भी आपको याद हो वेद का तो वो कंसिडर होता है। इसके बाद है गौ, गाय, नहीं मारना चाहिए। इसके बाद है बैल, बैल या सांड या वृषभ जो भी बोले, नहीं मारना चाहिए, कि ये हमारे धर्म में, इसमें तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 करोड़, इसमें सारे आपको देवी देवताएं मिल जाएंगे। बैल में क्या है, बैल हमारा धर्म का प्रतीक है। बेसिकली क्या होता था, अगर अभी तो नहीं लेकिन जब हमारा सिस्टम था, तो अगर आप बैल को मार देते तो आपको हमारे जाति से ये कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था कि आप हमारी जाति के नहीं हैं। बैल को नहीं मारना चाहिए। उसके बाद है हाथी, हाथी को नहीं मारना चाहिए, छाती लिखे हैं हाथी की जगह, हाथी को नहीं मारना चाहिए। हाथी में 2-3 चीज़ें हैं, तो विष्णु जी को उसको आशीर्वाद मिलता है, साउथ इंडिया में विष्णु जी के रूप में पूजा जाता है, लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है, देर आर वेरी वेरी मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स, इनको नहीं मारना चाहिए। उसके बाद है सांप, सांप मारे तो भयंकर। पता है कलयुग की स्टार्टिंग कैसे हुई, किसी को पता है ये कहानी, कलयुग की स्टार्टिंग कैसे हुई? बताता हूँ। ये बात है महाभारत के ठीक बाद का। महाभारत के आई थिंक आप लोगों को पता है कि अभिमन्यु के जो पुत्र थे परीक्षित, उनको अश्वत्थामा ने वो मार दिया था, ब्रह्मास्त्र मार दिया था। तो ब्रह्मास्त्र मार दिया था तो अर्जुन ने बचाना चाहा, लेकिन ब्रह्मास्त्र अगर लड़ जाता तो पृथ्वी खत्म हो जाती, पृथ्वी का ब्रह्मांड ही खत्म हो जाता। तो अर्जुन कृष्ण जी ने वापस बुलवा लिया, लेकिन अभी अश्वत्थामा को ये नहीं पता था कि ब्रह्मास्त्र चलाते हुए कैसे पता था, लेकिन बुलाते कैसे पता नहीं था, तो फिर दिक्कत हो गया। तो वो लगा भ्रूण में, और वो जो अभिमन्यु का जो पुत्र था वो मर गया। तो बेसिकली हुआ क्या कि इस फाइट में एक भी वंशज नहीं बचा पांडवों का या कौरवों का, मतलब कुरु वंश पूरा खत्म हो गया। तो जब कृष्ण जी देखे ये, और सारे जो पांडव थे वो, और कुंती द्रौपदी सब रोने लगे, तो उन्होंने अपना जितना पुण्य था वो मिला दिया कृष्ण जी का पूरे जीवन का पुण्य, और वो उस भ्रूण में डाल दिया। तो वहाँ से जन्म हुआ परीक्षित का। और परीक्षित जो थे वो, और मतलब क्या हुआ कि पांडव जब परीक्षित जब उम्र के हो गए तो पांडवों ने अपना त्याग कर दिया था राज्य का, और वो लोग चल पड़े रास्ता स्वर्ग की तरफ। वो अपना एक खुद ही कहानी है कि स्वर्ग में कुत्ता पहुंचा था युधिष्ठिर के साथ, और वहाँ पर आगे ऑलरेडी वहाँ पर दुर्योधन नाच रहा था, तो वो एक अलग कहानी है। हाँ वो, हाँ परीक्षित वाला। तो जब परीक्षित संभाल रहे थे कारभार,
तो एक्चुअली जो भी पांडव थे ना, उन्होंने पहले ही देख लिया था कि कलयुग कैसे होने वाला है, और ये कृष्ण जी का साथ उनका पूरा संदर्भ है कि मतलब किसी ने देखा क्या बोलते हैं, भीम ने देखा कि कोई बैल को मार रहा है, बैल का पैर कटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, सींग कटा हुआ है, आँख से खून बह रहा है, और आँख फटे हुए हैं उसके, और वो रो रहा है, लेकिन कोई उसका हेल्प करने की जगह उसी को खा रहा है। ये चीज़ देख के भीम बहुत डर गए थे। तो ये तो उनको पता था कि क्या होने वाला है, सारे पांडवों को पता था। वो स्वर्ग की तरफ निकल गए। परीक्षित जो बचे हुए थे उसके सामने एक बार कली आ गया था। कली, कली पुरुष, या फिर कलयुग भी हम लोग बोल सकते हैं। कलयुग खुद ही परीक्षित ने उनको पकड़ लिया था। तो परीक्षित के पास इतना बल था, क्योंकि वो ऑब्वियसली कृष्ण जी के पूरे जीवन के पुण्य से पैदा हुए थे। उनके पास इतना बल था कि वो चाहते तो वो अकेले ही मार देते, मतलब कलयुग ही नहीं आने देते। तो कलयुग ने या कली ने उनको समझाया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो चक्र है वो पूरा होना चाहिए, समय का चक्र आप भी नहीं रोक सकते। तो परीक्षित लेकिन फिर भी परेशान थे कि वो कैसे एक ऐसे चीज़ को अपने राज्य में घूमने दें। तो फिर उन्होंने बोला कि लेकिन मुझे तो देना पड़ेगा, स्थान तो देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो सच खत्म हो जाऊंगा। तो उन्होंने स्थान दिया उसको चार। क्या क्या? तो जहाँ पर मदिरा बिक्री होता है, जहाँ पर वैश्यावृत्ति होता है, जहाँ पर सोना बिक्री होता है, और जहाँ पर मांस बिक्री होता है, ये चार जगह पर उसको स्थान मिला। ये सोना में भी कलयुग है, तो उन्हीं चीज़ों में वो सेट हो गया। लेकिन आज देखेंगे तो यही इन्हीं चारों चीज़ों का सबसे ज़्यादा रौब है कलयुग में। अब इसके बाद क्या हुआ कि कलयुग की स्टार्टिंग, परीक्षित का आई थिंक बेटा था, हाँ परीक्षित के बेटे ही थे वो भी बहुत बलवान थे। तो क्या हुआ ना, उनको एक भविष्यवाणी हुई, नहीं उन्होंने एक सांप को मार दिया। तो उस सांप ने अवतार मतलब ये लेके बोला कि आपको एक सांप काटेगा, नहीं वासुकी काटेंगे आपको। तो वो इतने क्रोध में आ गए कि बोले मैं इसका बेटा उसका बेटा, मेरे को कोई काटेगा सांप। तो उन्होंने एक यज्ञ चालू किया, और वो ऐसा यज्ञ था जिसमें सांपों की आहुति दी गई, मतलब करोड़ों करोड़ों सांपों की, नागों की आहुति दी गई। और लेकिन वो मरे, और वासुकी ने ही उनको जला दिया, विष से जला दिया। वहीं से मतलब वही सांपों की बलि वाले यज्ञ से चालू हुआ कलयुग। बहुत घोर है, मतलब बहुत ही हॉरिफिक है, उसको पढ़ेंगे ना तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है, ऐसा पूरा हॉरिफिक लिखा हुआ है। तो सांपों को नहीं मारना चाहिए। और क्या है, गाय बैल हाथी सांप ब्राह्मण, इतना कर लेंगे तो बहुत है। पिता को, माता को, भाई को, ये सारी चीज़ें तो आप लोग को पता है, तो बेसिक डिसेंसी है। लेकिन और भी है, दो तीन जानवर हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इनको नहीं मारना चाहिए। आप किसी और को मार सकते हैं, लेकिन इनको तो ये बिल्कुल बिल्कुल नहीं मार सकते। दे आर हमारे धर्मों में वर्जित है इनको मारना। वैसे हाँ, रामायण में कई बार ये जिक्र है कि राम जी ने मांस खाया था। ये कंफर्म्ड है, मैंने भी कंफर्म कर चुका है, वाल्मीकि रामायण में काफ़ी बार लिखा हुआ है। वो एक अलग बात हो गया। और क्या बोलते हैं इसको, शिव जी को भी अलग अलग अवतारों में उन्होंने भी कहीं कभी मछली खाया है, कभी मांस खाया है, तो वो भी है, वो भी दिखाया हुआ है, शिव पुराण में भी लिखा हुआ है। विष्णु जी को ये सब नहीं चढ़ता, लेकिन विष्णु जी के कुछ अवतारों को चढ़ता है। विष्णु जी के भी कुछ अवतारों को ये चढ़ता है मांस वांस। और विष्णु जी को जो सबसे फेवरेट है वो अष्टगंधा चंदन। अष्टगंधा चंदन ही कस्तूरी से बनता है, जो कि हिरण के नाभि से आता है, और वो बिना हिरण को मारे वो आएगा ही नहीं। तो वो भी एक चीज़ है। हमारे धर्म में हर एक चीज़ का एक ये है, मतलब जो आप करोगे उसका आपको फल मिलेगा, दैट इज़ अ गिवन थिंग। तो कोई भी चीज़ अननोटिस नहीं जाता, बस यही चीज़ है, हमारे धर्म का यही खासियत है। और कोई क्वेश्चन? नहीं, तब से बोले जा रहा हूँ। आई थिंक और कोई क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट जैसे हम लोग हाउसेस चालू करेंगे, उसके बाद फिर हम दशहरा पे जाएंगे, ठीक है। हम लोग अब थोड़ा एडवांस एस्ट्रोलॉजी करेंगे। चलिए फिर आप लोगों से मुलाकात होगी वेडनेसडे को।